बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। आज हम सलाम पेश करेंगे उन शुहदा को, अफवाज पाकिस्तान के जो शहादतें दे रहे हैं। अभी कल ही यानी बलूचिस्तान की दहशतगर्दी में कैप्टन काशिफ शहीद हो गए, उनको भी हम सलाम पेश करते हैं, क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो बदलती हुई सूरत हाल है उसके तनाज़ुर में पाकिस्तान में जो है दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। दूसरा यह कि पीटीआई की हुकूमत के 3 साल क्या आवाम को कुछ रिलीफ मिल सका है, दावे क्या है, हकायक क्या है, इस पर बात करेंगे। दूसरा, सदर ट्रंप जो साहब का सदर अमेरिका है, उन्होंने कहा है कि तालिबान की जो फतेह है अफगानिस्तान में वो अमेरिका की बदतरीन शिकस्त है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अशरफ साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और नासिर इकबाल खान साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कॉलमिस्ट हैं। और अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद चीमा साहब, सीनियर तजियाकार हैं और वहाँ अमेरिका में कैंसस जो सूबा है उसके वो पीटीआई के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक तंजीम बनी है वोटिंग की कि ओवरसीज़ को वोट खा कर दिया, जो उनके भी प्रेसिडेंट हैं। और कर्नल असद साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। वेलकम टू द शो। राना असद साहब, स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। पहले तो ये है कि आपके सामने है कि पाकिस्तानी अफवाज दिन रात कुर्बानियाँ भी दे रही है। अफगानिस्तान की सूरत हाल है, हालांकि अफगान तालिबान की क़यादत ने कहा है कि अब टीटीपी पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कार्रवाइयों को इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल शाह साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके टीवी चैनल को, आपकी पूरी टीम को, कि आप हमेशा कौमी इंटरनेशनल इश्यूज़ पर बात करने का मौका देते हैं। और सबसे पहले मैं अफवाज पाकिस्तान के बहादुर बेटे जो अपनी जान को हथेली पर रखकर 22 करोड़ आवाम की हिफाजत करते हैं और सरहदों की हिफाजत करते हैं, मैं उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआगो हूँ और उनके वर्सा के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत सब्र अता फरमाए। मैं समझता हूँ कि जो आपने अफगानिस्तान की बात की, जो आपने हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी की बात की, देखिए जी, हुकूमत में जब हम थे मुस्लिम लीग नून तो हम ही जिम्मेदार थे तमाम मामलात के। आजकल क्योंकि पीटीआई है, वो सुबह पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा हो या फेडरल हो, तो वही जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आज 3 साल का कंपैरिजन अगर किया जाए तो हालात बिल्कुल बड़े वाज़ेह हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में आपके मुल्क की तरक्की 5.8 थी ग्रोथ रेट, और यहाँ 2009 में 1.9 होती है। उसके बाद कोविड आता है, फिर वो 0.4 तक जाती है। इशू ये है कि आज अवाम परेशान क्यों है? अवाम इसलिए परेशान है कि पुराने पाकिस्तान में 100 रुपए की 2 किलो चीनी आती थी। आज एक्शन लेने के बावजूद क्या एक्शन हुआ वो सबके सामने। आज फिर चीनी 110 से 15 रुपए की हो चुकी है। जब पेट्रोल 121 रुपए रेट होगा और देहाती रूरल एरिया में वो 130 रुपए तक फरोख्त होगा तो जिम्मेदार तो परेशान होगा। और जो डीएपी की बोरी 2500 रुपए की थी, आज वो 6000 का रास करके 62-6300 की हो चुकी है। जो जिम्मेदार को ट्यूबवेल के लिए बिजली 5 रुपए 35 पैसे का यूनिट मिलता था, अब वो 14 रुपए और 7 बजे से लेकर 11 बजे तकरीबन 24 रुपए का रेट हो चुका है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप अपने हुकूमत पाकिस्तान का जो अदारा शुमारियात है उसके आप पॉइंट से ले लें तो महंगाई जो है, मेडिसिन जो है वो 250 से 300% महंगी हुई है। और वो रोटी जो 4 रुपए की मिलती थी, 5 रुपए की मिलती थी, आज रोटी 12 से 15 रुपए की है और नान 15 से 20 रुपए का है। इसलिए मर्ज करना चाहता हूं कि जो कुकिंग ऑयल 120 से 25 रुपए का किलो था, आज 350 रुपए का डाल्टा घी या ऑयल जो है वो हो चुका है। और उसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। खुद इमरान खान ने कहा कि IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे। मैं समझता हूँ खुदकशी नहीं करनी चाहिए, बर वक्त इन टाइम जाते तो ये हालात ना होते। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत का ये क्लेम है कि कौमों को सख्त देने इसलिए देखने पड़ते हैं कि साहब हुक्मरानों ने इस मुल्क में कर्जे चढ़ाए और फिर यह कि बबल इकानमी को फरोग दिया, इस तरह की बातें वो कहते हैं कि क्या करें हम? मुझे बताइए। नहीं, आप तो दे नहीं सकते। आप जा फरमा रहे हैं, सब्सिडी हर गवर्नमेंट देती है। जब मैं ये कहूंगा कि मैं पंजाब कैबिनेट का मेंबर था तो 2017-18 का पंजाब का डेवलपमेंट बजट 635 अरब था, और यहां FBI ने रेट डबल कर दिए और कलेक्शन ज्यादा होने के बावजूद 2020-21 का कितना डेवलपमेंट बजट है?
339 या 40 अरब के करीब। तो ये मेरे मुल्क की तरक्की कौन खा गया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जिमीदार से लेकर तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने फीसें डबल कर दी। जो हायर एजुकेशन कमीशन ने जो तमाम यूनिवर्सिटीज को फंड देने होते हैं, अगर वो भी यूनिवर्सिटी को ना दिया जाए और उनसे कहा जाए कि खुद जनरेट करें और वो सेल्फ फाइनेंस या फीसें डबल कर दें, तो आज का तालिब इल्म कहां जाए? इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है, जो मैं समझता हूं हेल्थ और एजुकेशन गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड करना होता है। हमारे दौर में मियां शबाशी साहब जब कैंसर के मरीजों को मेडिसिन मिलती थी तो किसी को पता भी नहीं होता था। आज वो मार रोड पे आते हैं कि हमारी मेडिसिन नहीं मिलती, तो लोगों को पता चलता है। और मैं समझता हूं वो तुलबा को जो लैपटॉप मिलते थे, जो उनको स्कॉलरशिप मिलते थे, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट देती है, अदारे देते हैं, हम अपनी जेब से नहीं देते। तो आज ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा? खुद खान साहब ने कहा था कि वो 1 करोड़ नौकरी देंगे, तो मैं से ये पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर सकता हूं कि तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 50 लाख घर देने थे इंक्रोचमेंट के नाम पर। मेरे हल्का शाहकोट से लेकर पूरे पाकिस्तान में इंक्रोचमेंट के नाम पर लोगों के घर गिरा दिए गए। हाँ, अगर घर नहीं गिरा तो इमरान खान का बनी गाला वाला 350 कनाल का जो घर था उसको सीडीए ने 12 लाख रुपए लेकर रेगुलर कर दिया। अगर इमरान खान का घर रेगुलर होता है तो मैं समझता हूं कि फिर हर एक का होना चाहिए। ये कानून सबके लिए होना चाहिए। यहाँ पर कानून 2 नजर आते हैं। मालम जब्बे वाला केस जब चेयरमैन नैब ने कहा था कि हम टेकअप कर रहे हैं, तो वो मालम जब्बे वाला केस खत्म हो जाता है। परवेज खट्टर को कोई नहीं पूछता, खुसरू बख्तियार को कोई नहीं पूछता, नैब मुल्तान उनके खिलाफ रेफरेंस। जवाब लेने पर दोबारा आपकी तरफ में बात है, क्योंकि आपने जाना है, मुझे पता है दिल से में। अच्छा चीमा साहब, आप हमारे साथ हैं, आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है? बहुत शुक्रिया। जी आ रही है आवाज। नासिर इकबाल साहब, आप इसमें रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि साहब उनका पॉइंट है वो ये है। ये आ रही है आवाज? चीमा साहब बोलिए। चीमा साहब बोलिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बाल साहब आपका। जी मैं अर्ज करना चाह रहा था, राणा साहब की बातें सियासत में बड़ी अच्छी लगती हैं, आप अपोजिशन में, आपका हक है, लेकिन है कि आप फैक्ट एंड फिगर से बात करें राणा साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आप चीमा साहब जवाब दें। वो ये कह रहे हैं कि अवाम का बुरा हाल है, जिम्मेदारों को खाद महंगी मिल रही है और कीमतों पर कंट्रोल नहीं है, बिजली महंगी है। इस पर जरा बताइए। जी यही मैं अर्ज करना चाह रहा था, अगर मुझे आप थोड़ा सा वक्त देंगे तो। यानी लंबी लिस्ट राणा साहब ने एक लॉन्ड्री लिस्ट दी है, तो उसका जवाब देने के लिए मुझे भी टाइम चाहिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखें, हर मुल्क में हालात यानी एक जैसे नहीं होते। आपने 30 साल इस मुल्क पे रूल किया है, तो अभी हमारे 3 साल हुए हैं और आपने इतनी लॉन्ड्री लिस्ट दे दी है कि जिस तरह ये हमारा ही कसूर है। तो भाई राणा साहब हौसला रखें, यानी इंशाल्लाह देयर इज अ लाइट एंड ऑफ द टनल। अभी 3 साल हुए, हमें मौका दें, इंशाल्लाह सारे आपके गिले शिकवे दूर होंगे। यानी ये कोविड-19 आया है, तो कोविड-19 यानी हम अमेरिका में बैठ के भी इसके असरात भुगत रहे हैं, तो पाकिस्तान तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो आपको इतनी मोहलत देनी चाहिए ताकि हम उसमें रिकवर कर सकें। लेकिन फिर भी हम तीसरा बेस्ट कंट्री हैं जिन्होंने प्रिवेंटिव मेथड किए हैं, जिससे हमारा कोरोना में वो मौत नहीं हुई जो हमारे बाकी जो सो कॉल्ड डेवलप कंट्री है उनमें हुई हैं। पेट्रोल की आप बात कर रहे थे, तो एशिया में पाकिस्तान में इस वक्त भी पेट्रोल सबसे सस्ता है। आप प्लीज गूगल कर लें, आप फैक्ट एंड फिगर से। तो चीमा साहब कैसे सस्ता है? बाहर तो लोग डॉलर में अपनी सैलरी लेते हैं, तो हम लोग पाकिस्तान की। मैं एशिया की बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा। आप बांग्लादेश देख, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, आप उन मुल्कों की बात कर रहा हूँ। वहां पे आप देखें कि यानी पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है। लेकिन ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ना, तैयारी करनी पड़ती है। देखना बात तो मैं भी बड़ी यहाँ बैठ के कर सकता हूँ, लेकिन है कि जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं आप वो झुटला नहीं सकते। अवाम को इस तरह बेवकूफ मत बनाए कि जीडीपी क्या थी। जीडीपी हम बुरे हालात में भी 4+ मुस्बत फिर भी गई है। आपकी रोजगार स्कीम की आप बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल देख लें, इस वक्त रिकॉर्ड हाई है, 4 अरब यानी हर साल इजाफा हुआ है।
रबेट इस पाकिस्तान ने अपने हालात में रहते हुए भी 3 साल में 160 अरब टेक्सटाइल नहीं चीमा साहब एक चीज बड़ा प्लीज 1 मिनट, ये बात सही है, आप उसकी बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना ने मसाइल को इस तरह हल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इंतजामी भी कमी नजर आ रही है कि जो कीमतों पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। जी आसम मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, यानी बातें हैं जो रियलिटी ऑन ग्राउंड है, लेकिन है कि आप देखें जब हमने पीटीआई गवर्नमेंट ने हुकूमत संभाली इमरान खान साहब ने, तो हालात क्या थे? आपका खजाना खाली था, आपके पास तनख्वाह देने के लिए पैसे कोई नहीं थे, आपने वो जो पहले वो खाबे खाए हुए थे जो उनको भरने के लिए आपने IMF के पास आप ताना दे रहे हैं कि IMF के पास क्यों गए हैं, लेकिन जाने का मतलब ये कोई शौक के लिए नहीं वहां पे जाता, लेकिन आपकी इकोनॉमी को चलाने के लिए आपके जो पीछे हमने कर्जे लेके आपके सूद अदा कर रहे थे, तो वो इमरान खान ने कर्जे नहीं लिए थे। एक मिनट रुकिए, इमरान खान को चीमा साहब 1 मिनट रुकिए, चीमा साहब 1 मिनट रुकिए। जी राणा साहब, मसला तो पूरी दुनिया में महंगाई है और कोरोना ने पूरी दुनिया की मुईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, आप किस तरह इस इल्जाम दे सकते हैं? आप जा फरमा रहे हैं, लेकिन 100 दिन की बात हमने तो नहीं की थी, खान साहब ने की थी। विद इन 90 डेज पूरे पाकिस्तान के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाने का ऐलान खान साहब ने किया था। और इसमें क्या चीजें आ रहे हैं, खुद कहते थे कि MNA MPs को डेवलपमेंट फंड नहीं मिलने चाहिए, तो पंजाब का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म किया और जो खैबर पख्तूनख्वा का था वो भी भूल गए, उधर भी इलेक्शन नहीं करवाए। इसलिए मैं तो सिर्फ ये करना चाहता हूं, अगर उन्होंने 100 दिन का कहा था, कोरोना तो बाद में आया। नहीं, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं, कोरोना बाद में आया। और इशू ये है कि जो खान साहब ने खुद, आप देखे ना, ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान की बात की जाती है, तो मुझे बता दे कि वो मंसूबे कहां पे हैं। भाई अगर हमने 10,000 अरब पैसे लिए थे, अब आपके पास डिपार्टमेंट है, आप डाटा कलेक्ट कर लें। लाहौर से कराची मोटरवे बनती है, शेखपुरा में अल्हम्दुलिल्लाह 1230 मेगावाट का पावर स्टेशन लगता है, जंग में लगता है, हेड बल्लो की लगता है, साहिवाल लगता है। तो खान साहब और चीमा साहब मेरे भाई हैं, किसी एक मंसूबे का नाम ले दें जो 3 साल में शुरू किया हो और वो मुकम्मल हो गया हो, और वो सियालकोट की यूनिवर्सिटी समेत जो मियां शबाश ने यूनिवर्सिटी बनाई और 3 साल के बाद उसका इफ्ताह किया जा रहा है। मेरे जवाब लेने सिर्फ आधा मिनट था, मेरे हल्के वार बटन में हमने लेबर कॉलोनी बनाई जो 2017 में मुकम्मल हो गई थी, और उसकी इनॉग्रेशन 2019 में जाकर मेरे हल्के में उस्मान बुज़दार साहब करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि काश चीमा साहब होते। 23 साल की कारकर्दगी ये है कि चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट भी मुस्लिम लीग नून का पुराना टिकट होल्डर उस्मान बुज़दार है, और गवर्नर चौधरी सरवर साहब जो है वो भी मुस्लिम लीग नून से गए। तो 23 साल कारकर्दगी सामने तो है। अब देखें, ये मीनारे पाकिस्तान में एक जो हवा की बेटी आयशा अकरम के साथ जो वकूआ हुआ है, जश्न आजादी का दिन था, तो फिर आपकी वहां पर मैं समझता हूं कि तो सामने आ जाती है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, जिमा साहब आप भाई हैं, ये जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, वो हमारी हो या किसी और की हो। और आप ये देखें कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां अपना रोल प्ले नहीं करती, हर दिन हर चीज का रेट बढ़ रहा है और उसका जिम्मेदार हुकूमत है। चीमा साहब अब ये बताइए, वो कहते ये है कि आपने 3 साल में कोई मंसूबा नया शुरू किया है? जी मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। राणा साहब तसल्ली रखें, देखें, यानी हम बातों से तो काम नहीं, हम प्रैक्टिकल बात करें। आप बात कर रहे थे कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, और देखें भाई 13 यूनिवर्सिटियां इन प्रोग्रेस हैं, बन रही हैं, लेकिन कि आप हमें मौका ही नहीं देते। कि आप कहते हैं कि तख्ती लगाने से तो यूनिवर्सिटी नहीं ना बन जाती है, पुरानी तख्तियां बड़ी लगी हुई हैं। हमने उनकी ना कोई बिल्डिंग थी, ठेकेदार खा गए हुए थे, लेकिन है कि उसको रीस्ट्रक्चर किया है। आप 1.5 करोड़ खानदान है, आप देखें ना, जो गरीब आदमी है, हर सियासतदान गरीब की बात करता है, लेकिन गरीब के लिए करता वो क्या है? कुछ नहीं करता, सिवाय अपने महल बनाने के। अपना महल बड़ा बना लिया और गरीबों के खून पसीने की कमाई आप खा रहे हैं। 1.5 करोड़ खानदान है, 1.5 करोड़ खानदान जो जीता जागता पाकिस्तान में, उनको 12,000 एहसास प्रोग्राम से उनकी फंडिंग की गई है, ताकि वो भी ये कोरोना में जो हालात पैदा हुए दुनिया में, अमेरिका जैसे मुल्क में हालात इस तरह थे कि हमें नहीं पता था कि हमारे साथ कल क्या होना है, लेकिन है कि पाकिस्तान ने अपने चीमा साहब आवाज हम ठीक कर लें, चीमा साहब हमारे साथ ही रहिएगा, तो आवाज हम ठीक कर लेते हैं, फिर आते हैं आपकी तरफ। नाज़रीन अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। नासिर इकबाल खान साहब, सवाल तो हम इससे पहले बात कर रहे थे कि एक तो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई है, अफवाज पाकिस्तान के कप्तान शहीद हुए हैं, दूसरा जो इस हुकूमत का 3 साल ये दौर गुजरा है, इसमें क्या समझते हैं कि आवाम को कोई रिलीफ मिला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं जो शहीद हैं कप्तान जो पाकिस्तान पर जिन्होंने अपनी जान निछावर की है, उनकी रूह के सारे साहब के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, और बल्कि जो जितने भी पाकिस्तानी हैं उनकी दुआओं और वफाओं का मरकज़ हमारी अफवाज है। मियां साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि आज हर तबका जो है महंगाई की दुहाई दे रहा है। महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त है। जो आम आदमी है वो सबसे ज़्यादा इसको फेस कर रहा है, इसका बोझ उठाया हुआ है उसने, और उसके वसाइल बतदरीज कम हो रहे हैं और महंगाई का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। और मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से एक अर्ज़ करूँगा कि महंगाई से भी बड़ी जो बला है वो बेहयाई है, जो हमारे माशरे में फैलती चली जा रही है। और हमारी दुआ है, हम चूँकि मुसलमान हैं, हमारी ख्वाहिश है, दुआ है कि अल्लाह करे, जो प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं रियासत मदीना, ये अल्लाह करे कि सानी रियासत मदीना ये बने पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान भी रियासत मदीना की तरह एक नज़ियाती फलाई रियासत है। और हमारा जो रूहानी किबला, जो हमारी मोहब्बतों का किबला, वो मदीना शरीफ है। इबादतों का किबला खाना काबा है और मोहब्बतों का किबला रियासत मदीना, मदीना शरीफ है। लेकिन जिस तेज़ी से माशरे के अंदर महंगाई और बेहयाई, ये एक आपस में इनकी मैराथन रेस हो रही है, कभी महंगाई आगे बढ़ जाती है, कभी बेहयाई आगे बढ़ जाती है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत जो अपने तमाम तर वसाइल, अपनी एनर्जी फोकस करे। महंगाई को कंट्रोल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जो मैं एज ए तालिब इल्म देख रहा हूँ कि हुकूमत ने, तब्दीली सरकार ने शुरू दिन से जिस तरह हथियार फेंक दिए हैं, सरेंडर कर दिया है, जो भी माफियाज हैं जो महंगाई को उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे वो चीनी माफिया है, चाहे वो आटा माफिया है, जितने भी माफियाज हैं, उनके लिए पाकिस्तान एक जन्नत नज़ीर रियासत बनी हुई है। और हुकूमत ने शुरू दिन से, मैं समझता हूँ कि हार तस्लीम कर ली, हथियार फेंक दिए, उन्होंने कोशिश तक नहीं की, ना उनकी नीयत नज़र आई, ना उनका इरादा नज़र आया, ना उनका एक्शन नज़र आया। एक सतही किस्म की फिजा, सतही सियासत, बयानात आप देख लें तो लगता है जैसे पाकिस्तान कल जन्नत नज़ीर रियासत बन जाएगा, लेकिन अमली तौर पर कुछ पे नज़र नहीं आ रहा। अवाम नहायत कसम पुरसी की ज़िंदगी जी रहे हैं, और हमारी जो हुक्मरान क्लास है, चाहे वो हुकूमत की कैंप देख लें, अपोजिशन का कैंप देख लें, उनकी जो सियासत है उसका आम आदमी के मफादात से, उनकी ज़रूरियात से कोई मुताबिकत नहीं है। ये जो अभी मेरे फाजिल दोस्त फरमा रहे थे, उन्होंने एक वाक़या बयान किया मीनार पाकिस्तान वाला, आप मुझे बताइए कि ये नहायत नाखुशगवार वाक़या है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या एज ए रियासत, एज ए हुकूमत, क्या हम खुद अपने बालों में, अपने सर में खाक नहीं फेंक लेते, उसको उड़ाते नहीं है हर चीज पे? क्या प्राइम मिनिस्टर नासिर इकबाल साहब, वजह यह है कि आप अमेरिका का डाटा ले लें, दूसरी दुनिया का ले लें, इंडिया का ले लें, ये दुनिया में इस किस्म के जुराम कोई होते हैं बल्कि इससे ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन क्या हमारे मीडिया ने ये कोई सही रोल अदा किया इसमें? ना मीडिया ने, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, मीडिया से मेरा ताल्लुक है, ना मीडिया ने इस पे जुम्मेदाराना किरदार बदनाम करने के लिए छोड़ी है, ना हुकूमत ने कुछ लोग शामिल होगा उसके इंटरव्यू करने में। जब 14 तारीख को वाकया हुआ है, 15 को फोटो अपलोड कर रही है, और फिर उसका जो करैक्टर किसी ने देखा ही नहीं, उसकी हिस्ट्री किसी ने पढ़ी नहीं, उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं की, और उसको ऐसी चीज बना के पेश कर दिया कि सारा मुल्क जो है वो स्वयं सेक्स के और काम ही कोई नहीं कर रहा। तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने भी इसको मिस हैंडल किया है। हर इशू पर प्राइम मिनिस्टर का बयान आना कोई जरूरी नहीं है, कोई नागुज़ीर नहीं है। कर्नल साहब को आज आप इस तरह टाइम थोड़ा। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही कर्नल साहब की। अच्छा, आपकी आवाज मुझे आ रही है। हेलो, अच्छा, चीमा साहब की आ रही है? जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है।
तो फिर बात करें ये जो सूरत हाल है कि 3 साल की क्या कर दिया। दूसरा हम एक तो सबसे पहला जो लाइन है वो तो हमने रखी है आज के सवाल पर कि अफवाज पाकिस्तान जो शहादतें दे रही हैं, कल भी हुई है क्वेटा में, और एक तरफ तो ये फौज शहादतें दे रही है, दूसरी तरफ मुल्क के अंदर अनारकी है, दस्तों गिरेबान है लोग, सियासी पार्टियां। यानी अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखने के बावजूद वो एक तहरीक चलाती हैं और इस तरह का यानी मुल्क को अनरेस्ट करने के लिए कौन कौन सी कोशिशें नहीं हो रही, और हुकूमत है कि वो महंगाई पर काबू नहीं पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। देखिए ठीक है, एक इंसिडेंट हुआ है मीनार पाकिस्तान की आप बात करते हैं, और उसका मेरा ख्याल है आपने बड़ा बेहतर तरीके से उसको कवर भी एक लिहाज से आपने किया कि भाई ये जिस तरीके से आप अपने फॉलोअर्स को बुला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये टिक टॉक वाली जो ये इस तरह का सिलसिला शुरू है ना हमारे मुल्क के अंदर, इस पे तो जितनी जल्दी हो इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। वाई बिकॉज टिक टॉक का कोई ताल्लुक नहीं है हमारी मुआशरत के साथ, हमारे ओवरऑल रिलीजन की आप बात करते हैं, हमारे एक नॉर्मल लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हमारे घरेलू जिंदगी की बात करते हैं। ये तो वो लोग होते हैं बेसिकली जो मीडिया के अंदर फेल होते हैं। अच्छा भी ठीक है, उन्होंने मोबाइल पकड़ लिया, उसके ऊपर उन्होंने टिकटॉक बना दी, उसको थोड़ा सा उन्होंने एडवांस लेवल पे लेके। नहीं, आपके कहने का मकसद ये है कि जर्नलिज्म की साफी की तारीफ भी होनी चाहिए। यानी जो आदमी जिस आदमी का कारोबार ही ऐसा हो और उसको पुलिस का कांस्टेबल पकड़ सकता हो, वो कहीं 7 बंदों को लेके जा रहे किसी गलत काम के लिए जा रहा हो, और वो किसी प्रेस कार्ड ले टिक टॉकर बन के साफी बन जाए, तो ये भी तो एक डिवीजन इस पर तो फैसला करना पड़ेगा कि साफी है कौन। देखिए पहली बात तो ये है कि इन वे अगर देखा जाए हमारे मुल्क के अंदर इन पिछले 3 सालों के अंदर भी बजाय बेहतरी के आने के बड़ी तनज़्ज़ुली एक लिहाज से आई है। आपने किसी इदारे को सिवाय मैं समझता हूँ कि आप आर्मी के इदारे की आपने जिस तरह तस्करा किया, और इसके अलावा तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कभी बात करता था अदलिया की भी, लेकिन जो कुछ हो रहा है जिस तरह मुजरिमों को जिस तरीके से सारे का सारा सिलसिला हो रहा है, आई थिंक समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपसे ये चीज कहना चाहता हूँ कि ओवरऑल हमें देखना है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा नैरेटिव क्या है, हमारा नेशनल नैरेटिव क्या है, और ओवरऑल हुकूमत की जिम्मेदारियां क्या आती हैं। आपने मीडिया की बात की, आपने साफियों की बात की, आप मुझे ये बताइए ना कि कल हमारा एक इतना खूबसूरत नौजवान अफसर शहीद हुआ, इससे पहले भी सारा कुछ हो चुका है। क्या आपने देखा कि आपका मीडिया इन सारी चीजों को कवर कर रहा हो? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो एक ऐसी खातून जो कि टिक टॉकर थी, जो और उसका ओवरऑल आप जो बैकग्राउंड देखें, जो माजी देखें जिस तरीके से, और जो जिस तरह की कहानियां उसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो आप वुड सिंपली से कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं बाकी सारी चीजें पीछे रह गई हैं, सिर्फ यही एक कज़िया रहेगा जो कि आपका मीडिया कवर करेगा। और दूसरी चीज मैं आपसे बताऊं, पूरी दुनिया के अंदर ऐसी सहाफत नहीं होती जो कि आप पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं। मैं आपसे बताऊं, आप मुझे अक्सर साहब आज ना चूंकि हमारा कुछ सिस्टम थोड़ा सा मैं जरा ना शाह चीमा साहब का पॉइंट है, बोले आता हूँ आपकी तरफ। चीमा साहब आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। चीमा साहब यही हम यदि आप देखेंगे, एक तो आपने महंगाई के मतलब अपना आपका यानी आप पीटीआई की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, तजियाकार तो हैं ही, लेकिन सूरत आपके सामने है कि आप कितने भी खुशगवार बाग उगा दें, बताएं लोगों को कि इकानमी बेहतर है, जीडीपी बेहतर है, मुल्कों के तल्लुकात बेहतर है, सबसे पहले तो रोटी है। और हुकूमत का जो यहाँ इंतजामी फेलियर है वो तो लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके मतलब कोई बेहतरी की उम्मीद समझते हैं, कुछ करेंगे, कुछ के नहीं करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन पहले मुझे अभी कोई साउंड सिस्टम का हमारा जो इश्यू चल रहा था, कोई बात मुझे समझ नहीं आई, लेकिन जो मैं अब तक यही समझा हूँ कि हमारे जो भाई जिन्होंने भी बात की है वो यही कह रहे हैं कि इसमें हुकूमत का ही नेग्लिजेंस है। लेकिन एक मैं अर्ज करूंगा कि हुकूमत का काम, हर काम हुकूमत नहीं कर सकती जब तक कि आपकी आवाम और आपकी पाक अफवाज और बाकी इदारे उस पे एक पेज पे ना हो। आप जितनी मर्जी आप कर दें, गाड़ियां जितनी मर्जी ले लें, लेकिन है कि आप उसमें अगर इंजन में प्रॉब्लम हो, अगर उसकी ब्रेक्स ठीक ना हो, तो ड्राइवर जितना मर्जी समझदार हो तो उससे काम नहीं चलता। तो इमरान खान साहब को जब गवर्नमेंट मिली है तो देखें जो हालात हमारे मुल्क के थे, हम
बेसिकली डिफॉल्ट हो चुके थे, यानी बैंकरप्ट हो चुके थे। हमारे पास क्या था देने के लिए? अपनी हमें तो तनख्वाहें देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, उसके लिए हम कर्ज लेके जो इंटरेस्ट दे रहे थे। कंप्रीहेंसिव किसी पर डिस्कशन रखेंगे। सवाल आपसे ये है कि आप रिप्रेजेंट करते हैं कि जो ओवरसीज जो वोटिंग का हक है और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, इस पर अपना टेक दीजिए। जी देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है इस गवर्नमेंट में आके। जितने रैकेट रेमिटेंस इस दफा आए हैं बाहर की दुनिया से, जिससे आपकी इकानमी चल रही है, तो जो जिनको आपके रीढ़ की हड्डी कहते हैं, लेकिन है कि उनका आपकी गवर्नमेंट में कोई से है ही नहीं है। वो एक चपड़ासी ना लगा सकते हैं और ना उसको इधर उधर कर सकते हैं। यानी आप उनको अपोजिशन में, खासकर मेरा क्वेश्चन जो है अपोजिशन से है कि आपको ओवरसीज पाकिस्तानियों से क्या मसला है जिनसे आपकी इकानमी चल रही है, जो आप पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आपको दुआएं देते हैं। आप छोटा सा वाकया पाकिस्तान में हो, हमें उसकी ज्यादा फिक्र होती है, लेकिन है कि आप जब असेंबली में जाने का टाइम होता है, कानून साजी का टाइम होता है, तो आप कहते हैं कि नहीं वो तो मुहिब्बे वतन नहीं है। तो मेरा इनसे यही बड़ा मुद्दबाना सवाल है कि क्यों, कि हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं? क्यों हमें पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं बना रहे? आप हमें पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम समझ रहे हैं, लेकिन हमें आप पार्ट ऑफ द सोल्यूशन समझे, हमें उस ऐवान का हिस्सा बनाएं, हमें वोट का हक दें, हमें इलेक्शन लड़ने का शाह साहब एक मिनट जी, सलमान परवेज साहब, आपने सुना कि सूरत आपके सामने है, यानी डिस्कशन जो हो रही है इसमें काफ़ी डायमेंशन हमने वो डिस्कशन की है। सूरत फिर यही है कि ओवरसीज वाले कहते हैं कि वोट जो है हमें जब यहाँ आते हैं वोट दे देते हैं, पैसे हम आपको भेजते हैं। तो मुझे बताइए कि फिर आप उस पर कानून साजी हो तो हमें मेंबर मुंतखब नहीं कहते, कि आप कहते हैं कि आप तो यहाँ के हालात को जानते ही नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस पे जो है ये मेरी राय है कि जो पाकिस्तान से बाहर हैं लोग, पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का राइट देना चाहिए। जब हम उनसे बाकी उम्मीदें रखते हैं, हम चाहते हैं कि वोट के अलावा वो नेशनल असम्बली की सीट पर क्यों नहीं आ सकते? नहीं, नेशनल असम्बली की सीट पे तो देखें आ सकते हैं, अगर हम उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी की सीट मुख्तस कर दें। जैसे ख़वातीन की सीटें मुख्तस हैं, स्पेशल सीट्स हैं, इसी तरह की ओवरसीज़ की रिप्रेजेंटेशन भी की जा सकती है कानून साजी के तहत। कोई बड़ी और मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत ऐसा इकदाम करना चाहे तो बिल्कुल किया जा सकता है। वोट का हक भी देना चाहिए और उनकी जो वोट देने से रिप्रेजेंटेशन है उसको पाकिस्तान की असम्बली में बिल्कुल एक्सेस देनी चाहिए, और ताकि उनके जो मसले मसाइल हैं उनको हमारी जो मेन इकानमी है $22 बिलियन जो है वो भेजते हैं, हमारी इकानमी स्टेबल तो वही करते हैं। सर मैं यही तो जब ये बारी आती है तो कहते हैं जी ये तो ओवरसीज। सर मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जब लेने वाला हाथ और देने वाले हाथ में फ़र्क होता है ना, जब वो देने वालों में है तो फिर हमें उनको इज्जत भी वैसे ही देनी पड़ेगी। और जब आपको पता है कि आपकी इकॉनमी का एक मेजर पार्ट का जो है वो उनकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, यानी कि फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आती हैं तो हमें एक पूरा शोल्डर मिलता है उनका, और वो हमारे साथ अच्छे बुरे टाइम में खड़े होते हैं। देखें कोई जलजला आ जाए, कोई मसला हो जाए, जो भी हमारे हैं ओवरसीज़ वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, तो हमें भी उनके साथ खड़े होना चाहिए। कन्फ्लिक्ट कहाँ है? क्या करना चाहिए जो हुकूमत का एक मौक़िफ़ है और है अपोजिशन का? जी वो कन्फ्लिक्ट सर यहाँ पे सिर्फ यही है, एक छोटा सा वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो PTI को लाइक करते हैं, और इस टाइम पे जो अपोजिशन है उनको ये डर है कि अगर उनको वोटिंग का राइट दे दीजिए। मेरे साहब अल्हम्दुलिल्लाह जब ये इशू रेज हुआ है जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में, मैंने रिकॉर्ड पे 2-3 कॉलम इस इशू पे लिखे, बड़े कॉम्प्रिहेंसिव, बड़े दलाइल के साथ। जिस तरह सलमान परवेज साहब ने फरमाया कि वो असल में यहाँ पे लाखों ख़ानदानों की कफालत करते हैं, और मैं करोड़ों को तो ये भी बेजान ही होगा। ठीक है, आपकी मईशत का जो हाल है वो हमारे सामने ही है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी मतलब आपकी मईशत की असल में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और जो घर पालता हो, जो घर की परवरिश करता हो, उसको घर के फैसलों में राय देने का, राय मनवाने का पूरा हक है। ओवरसीज़ में हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी, हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी ये चोरी सब्र कौन है जी,
یہ ایم پی تھے ان کا بیٹا بن گیا صادق فریل بن گیا اور نذیر ہیں. ہاں وہ مسلمان ہیں. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا اپنا برطانیہ نے کہ جی آپ چونکہ پاکستانی ہیں آپ پہلے نیشنلٹی پاکستان کی وڈرا کریں پھر ہم آپ کو اپنی سیاست میں حصہ شیئر دیں گے. آپ ان لوگوں کو پراپر جنرل الیکشن پہ جنرل سیٹوں پہ انہیں نامزد کریں, انہیں پارٹی ٹکٹ دیں. ہر پارٹی نے وہاں ونگ بنایا ہوا ہے, کروڑوں روپیہ وہاں سے آپ فنڈ لیتے ہیں پارٹی فنڈ کے نام پر, اور جب ان کو عزت دینے کی باری آتی تو آپ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے. آپ انہیں پراپر, اور میں جو آپ نے فرمایا نا جو کلیش کیا ہے, کلیش یہ ہے جو معذرت کے ساتھ جو ہمارے سیاسی بونے ہیں پاکستان کے اندر, جو انگوٹھا چھاپ قسم کے سیاستدان ہیں, جو موروثی سیاست برادری سیاست کے بل پر آئے ہوئے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ان ملکوں کے نظام کو سٹڈی کرنے والے لوگ یہاں ہماری اسمبلیوں کا حصہ بنے اور ہماری چھٹی ہو جائے. آپ دیکھیں ہم جب نظام کی بات کرتے ہیں, ایسے متمدن اور مہذب ملک جہاں پہ جمہوریت بھی کامیابی سے چل رہی ہے, ان کے نظام بھی کامیاب ہیں, یہ لوگ ان معاشروں کے منجے ہوئے سلجھے ہوئے ان معاشروں کو جنہوں نے سمجھا ہے اسٹڈی کیا ہے, اگر وہ آپ کے ملک میں آتے ہیں اور قانون سازی میں اپنا کوئی کردار ادا کرتے ہیں تو اس ملک کی کایا پلٹے گی انشاءاللہ. یہ شاہد چیمہ صاحب ہمارا جو میجر جو پورشن ہے یعنی میڈیا کا بھی وہ اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے, لیکن کچھ سیاسی جماعتیں وہ ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ وہاں آپ کی نیشنلٹی ہوتی ہے, آپ نے حلف وہاں اٹھایا ہوا ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک وجہ ہے. آئینی بھی کوئی پرابلم ہے, لیکن قانون سازی کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو یہ ہم تو اس کے حق میں ہیں, لیکن حکومت کے اپنے مسائل اگر وہ کرنا چاہے تو سارے جو آرڈیننس جاری کرتی ہے اس پر بھی کر دیں آپ کی حکومت. یعنی 23 جون کو ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا تھا الیکشن کمیشن کے سامنے, یادداشت بھی پیش کی تھی سیکرٹری صاحب کو, الیکشن کمشنر صاحب سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے بھی ہمیں بلایا اور انہوں نے ہمیں بالکل اشور کرایا تھا کہ انشاءاللہ آنے والے 2023 کے جو الیکشن ہے اس میں انشاءاللہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ریپرزنٹیشن ملے گی, ادھر بھی ای ووٹنگ پیپر بیلٹ جس طرح بھی ہوگا. لیکن بات یہاں نہیں ختم ہوتی, بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری اپوزیشن ہے جن کے سارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو انہوں نے لوٹ زوٹ کر کے وہ اپنے ان کے بزنسز بھی چل رہے ہیں, گھر بار بھی چل رہے ہیں, لیکن ایک ان تو باہر بیٹھ کے پاکستان کا وزیر اعظم تو بننا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کا وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, پاکستان کے وزیر خزانہ بننا چاہتے ہیں. کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں, وہ آ کے الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں. اچھا چیمہ صاحب ہمارا ٹائم ختم ہو گیا, کا پوائنٹ ہوگا کرنل صاحب لاسٹ کمنٹس. کرنل صاحب کی آواز نہیں آ رہی. جیلوں میں بیٹھے لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں, بڑے بڑے مجرم مقدمات میں نامزد 302 کے مقدمات میں نامزد لوگ کونسلر, ناظم, چیئرمین, ایم پی, ایم این اے بن سکتے ہیں. تو اوورسیز پاکستان میں ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ آپ قانون سازی کریں, یہاں پہ اقلیتوں کے لوگ بیٹھے بٹھائے آرام سے ان کا پلیٹ میں رکھ کے پیش کرتے ہیں. اس سے بھی آگے آپ دیکھیں کہ جب آپ کے یعنی مشرف کر کے 1/3 آپ فیمیل کے لیے اور اسپیشل سیٹوں کے لیے جن کے مامیاں چاچی ہیں وہ اپنے رکھ لیتے ہیں, تو اگر وہی اگر کر کے وہ چیز کو دے دیں تو یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں گا. بہت شکریہ, پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا, جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں. صورتحال یہ ہے کہ ایک موضوع ہمارا رہ گیا افغانستان کا, کیونکہ ہماری ٹیلی کمیونیکیشن میں بھی کوئی پرابلم تھا, کون کا بہم ہو جائے. اصل یہ موضوع اس پروگرام کا یہ تھا کہ اس وقت افغانستان میں جو سچویشن بدلی ہے, کل کے راندہ درگاہ آج وہاں حکمران ہیں. یہ خدا کا ایک نظام ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی جو جغرافک سچویشن ہے یہ ایسی شاندار اور خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ کو شاید یہی منظور تھا کہ بے تحاشا دشمن ممالک کی سازشوں کے باوجود ان کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پھر آپ دیکھیں گے اس وقت وہاں طالبان اور پاکستان کے متعلق جو امریکہ کہتا تھا کہ بھئی ہمیں ان کی شاید ضرورت نہیں ہے, تو اب یہ ہے کہ ضرورت ہم بن چکے ہیں. پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے, آئیے مل جل کر اسے سنواریں. حکومت کو بھی چاہیے کہ انہیں ہوش کے ناخن لے. پاکستان کے غریب عوام کا سب سے پہلا مسئلہ روزی روٹی ہے, انصاف ہے, جان و مال کا تحفظ ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے. اس پر اگر دھیان نہیں دیتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کوئی سابقہ اور موجودہ میں کوئی فرق نہیں ہے. اپنا رال خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.